हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, डेफिनेटली इट इज़ मैनेजरल इकोनॉमिक्स और वी कुड से बिजनेस इकोनॉमिक्स. दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. और इसके अंदर आज जो हम करने जा रहे हैं डैट इज़ रिटर्न टू स्केल एंड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इसके जो लिखित नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे. इसका इंग्लिश के अंदर भी जो लेक्चर है वो मेरे सेकंड चैनल के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा. और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए. तो पहले जो हमने लेक्चर्स किए हैं उसके अंदर वी हैव अंडरस्टूड कि जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हम इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन जो है टेक्निकल रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का. फिर उसके बाद वी अंडरस्टूड प्रोडक्शन फंक्शन के शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसके अंदर फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. तो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमें रिटर्न टू फैक्टर मिलता है जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं. तो लॉन्ग पीरियड जिसको हम हिंदी के अंदर लंबा समय, दीर्घकाल भी कहते हैं. तो दीर्घकाल के अंदर या लॉन्ग पीरियड के अंदर जो फर्म है उसके लिए पॉसिबल होता है कि वो सारे वेरिएबल्स को चेंज कर सकती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है. जितनी डिमांड है उसके मुताबिक वो चेंज कर सकती है. जिससे क्या होता है कि जब वो सारे वेरिएबल्स को चेंज करती है तो उसकी वजह से जो रिटर्न मिलती है दैट इज़ द रिटर्न टू स्केल. व्हेन ए प्रोड्यूसर चेंजेस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन. देखो वहाँ पे जब हमने वेरिएबल लॉ किया था तो वहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर जो था उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे. उसके साथ हमने जैसे ये है 1:1, 1:2, तो इस तरह का रेशो था कि रेशो चेंज होता रहता है. लेकिन जब वी टॉक अबाउट द लॉन्ग पीरियड तो अगर मान लो हमारा जो कैपिटल और लेबर का रेशो जो है 1:1 का है तो अगला जब हम इन्हांस करेंगे तो 2:2, 3:3, तो ये रेशो 1:1 ही रहेगा. तो यहाँ पे व्हेन ए प्रोड्यूसर चेंजेस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन, और यहाँ पे जो रिलेशन होता है डैट इज़ नोन एज ए रिटर्न टू स्केल. क्योंकि लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या है कि जैसा डिमांड है उसके मुताबिक हम जो है वेरिएबल फैक्टर्स को, सारे वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम अपना स्केल इंक्रीज़ कर सकते हैं. अगर डिमांड बढ़ जाती है हम न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं, न्यू बिल्डिंग सेटअप कर सकते हैं, न्यू ज़मीन खरीद सकते हैं. तो इसलिए लॉन्ग पीरियड के अंदर सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, या तो हम जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे. सॉरी, जब हमने आउटपुट को इंक्रीज़ करना है तो या तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे या हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे. और जब हम रिटर्न टू स्केल वाला लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट रहेगी. तो हम वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर रिटर्न टू स्केल होता है क्योंकि सारे फैक्टर जो है वेरिएबल होते हैं जिनको हम सेम प्रोपोर्शन के अंदर जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. तो जिसकी वजह से हमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अवेलेबल होता है. जब हम लॉज ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है. तो यहाँ पे रिटर्न टू स्केल हमें बताता है कि जब सारे फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है उसको हम गिवन प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज़ करते हैं. जैसे कैपिटल एंड लेबर का 1:1 है, तो जब हम डबल करते हैं तो 2:2, जब हम ट्रिपल करते हैं तो 3:3. तो उसको हम तो आउटपुट जो है किस तरह से उत्पन्न होता है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी रेज इन ए गिवन प्रोपोर्शन. The term return to scale refer to the change in the output as all factors change in the same proportion. तो यहाँ पे जो सारे फैक्टर्स होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, सेम रेशियो के अंदर चेंज कर सकते हैं. इन द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी, जो क्वांटिटी है, जो टोटल जितनी चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर करनी है सारे फैक्टर्स को हम सेम प्रोपोर्शन या डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमें बताता है कि जब हम फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन के अंदर जो है इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है
वो जो इंक्रीज करता है उसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं. रिटर्न टू स्केल रिलेट टू द बिहेवियर ऑफ द टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स वेरीड इज ए लॉन्ग रन कंसेप्ट. जब हम रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं तो इट्स ए लॉन्ग रन कंसेप्ट जिसके अंदर सारे फैक्टर्स जो होते हैं वेरिएबल होते हैं. Law of return to scale refer to increase in output as a result of increasing all the factors in the same proportion. जैसे अगर हम लेबर और कैपिटल एंड लेबर को 1:1 के रेशियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम इंक्रीज करते हैं तो 2:2, 3:3, 4:4, तो रेशियो वही रहेगा 1:1. तो उस रेशियो के अंदर जब हम सारे फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है दैट इज़ द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. यहाँ पे जैसे आउटपुट जो है, क्वांटिटी जो है हमारी लेबर और कैपिटल के अंदर जो है डिपेंडेंट है, उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है. अगर हम लेबर और कैपिटल को m मात्रा के साथ जो है इंक्रीज करते हैं, लेबर को भी हमने m से इंक्रीज किया, कैपिटल को भी हमने m से इंक्रीज किया, और जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है Q1/Q, अगर वो m से ज़्यादा है, जिस रेशो के अंदर हमने इनपुट्स के अंदर वेरिएशन की है, अगर वो उससे ज़्यादा है तो देन वी से इट्स ए रिटर्न टू इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल. अगर मान लो हमने 10% से चेंज किया है लेकिन जो रिज़ल्ट आउटपुट आता है वो 15% है, 12% है, 20% है, जो कि 10% से ज़्यादा है, जो जिस रेशो से हमने चेंज किया है, तो उसको हम इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल कहते हैं. और उसी तरह अगर हम जो है अगर बेसिकली जो है जैसे हमने क्या है कि एम क्वांटिटी से लेबर और एम क्वांटिटी से हमने कैपिटल को चेंज किया है, अगर हमारा जो आउटपुट है वो उसी रेशो से इंक्रीज होता है, देन वी से इट्स ए कांस्टेंट टर्न टू स्केल. अगर हम 10% से अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, तो वहाँ पे अगर आउटपुट भी जो है 10% से इंक्रीज होता है, देन वी से कांस्टेंट टर्न टू स्केल. और अगर ये जिस रेशो से हमने इंक्रीज किया है उससे अगर कम पे होता है, देन वी से इट्स ए डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल. और इसको हम टेबल के माध्यम से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो हमने जो रेशो लिया है 2:1 का है, तो जब हमने इंक्रीज़ किया है तो ये रेशो 2:1 ही रहेगा. 4 इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो ये रेशो 2:1 का ही है. तो सिमिलरली 6:3, इस तरह से सेम रेशो के अंदर जो है हम कैपिटल और लेबर की मात्रा को इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये उसका जो आउटपुट है इधर है, फिर उसके बाद हमने परसेंटेज इंक्रीज, जिसके अंदर हमने देखना है कौन सी स्टेजेस है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट टर्न टू स्केल है, डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल है. तो देखो पहले जैसे हमने लेबर को 1 से 2 किया है, तो यहाँ पे 1/1 × 100, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज इंक्रीजिंग लेबर एंड कैपिटल है दैट इज़ 100. इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2/2 × 100, तो ये 100 है. और उसी तरह यहाँ पे जो हमारा टोटल आउटपुट है वो 10 से 30 हो गया, तो इसका मतलब है 20 चेंज है और 10 पहले वाला है × 100, तो ये है 200. तो इस तरह से हमने देखना है कि लेबर और कैपिटल के अंदर हमने किस तरह से चेंजेस की हैं. अब हम देखते हैं कि जैसे लेबर और कैपिटल के अंदर पहले जो चेंज है वो 100 है, लेकिन आउटपुट के अंदर वो 200 है, तो ये इंक्रीजिंग है. फिर दूसरे के अंदर ये 50 है, जैसे 2 से 3 किया हमने या 4 से 6 किया, तो ये 50% है. तो यहाँ पे रिजल्ट जो आउटपुट है वो 100% है, 30 से वो 60 हो गया. और उसी तरह उसके बाद हमने जो चेंजेस की हैं तो वो 33% है, तो यहाँ पे भी 33 है. फिर 25% चेंज किया तो ये भी 25% है, तो ये कांस्टेंट है. और उसी तरह फिर हमने चेंजेस किए हैं 20%, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो 10% से इंक्रीज़ हुआ है. फिर 16% चेंजेस किए हैं, तो ये 9% से भी जितना हमने चेंज किया उससे कम आउटपुट बढ़ा है, तो वह डिमिनिशिंग है. तो इस तरह से हमने देखना है कि जब हम लेबर और कैपिटल को चेंज करते हैं तो उसके अंदर कितना प्रतिशत चेंज करते हैं, तो आउटपुट के अंदर कितना प्रतिशत चेंज होता है. अगर आउटपुट के अंदर प्रतिशत चेंज ज़्यादा होता है तो इंक्रीजिंग है, अगर इक्वल होता है तो कांस्टेंट है, अगर जिस रेशो से हम चेंज करते हैं उससे कम होता है तो डैट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग.
अब हमें पता है कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। व्हेन ए गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स कॉजेज प्रोपोर्शनेटली मोर इंक्रीज इन द आउटपुट। अगर हम इनपुट्स के अंदर 10% चेंज करते हैं बट 20% आउटपुट के अंदर चेंजेस आती है तो ये इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल है। और इसको हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेनी है परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल और इधर हमने लेनी है परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 5% चेंज करते हैं तो यहाँ पे 10% है और जब हमने 15% की है तो वो 25% है। तो इस तरह से हमने जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बना देना है। और उसी तरह इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है उसका मेन रीज़न क्या है? व्हेन स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीज्ड देन ड्यू टू द इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, जैसे लेबर है, टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, मशीनरी है, इसका हमें पूरा का पूरा यूनिट से लेना पड़ेगा। इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल हो जाती है, स्पेशलाइजेशन के अंदर काम होता है तो जिससे एफिशिएंसी लेवल इन्हांस होता है। और उसी तरह क्या होता है कि कई बार जो है ये सारा कुछ है इंटरनल इकोनॉमीज़ की वजह से। और कई बार फर्म जो होती है बाहरी बचतें भी उसको मिलती है। जब बहुत सारी फर्म एक जगह पे सिचुएटेड होती हैं तो वहाँ पे लेबर, क्रेडिट, हर चीज़ जो है आसानी के साथ अवेलेबल हो जाती है, तो कॉस्ट कटिंग होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल अवेलेबल होता है। कांस्टेंट टर्न टू स्केल होता है कि जब हमने फैक्टर इनपुट्स को चेंज किया 10% से और रिजल्ट भी 10% से ही चेंज होता है, देन वी से इट्स ए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जिस रेशो से हम फैक्टर इनपुट्स को चेंज करते हैं, अगर आउटपुट हमारा उसी रेशो से इंक्रीज होता है, चेंज होता है, देन वी से इट्स ए कांस्टेंट टर्न टू स्केल। जैसे यहाँ पे भी हम इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, ये 5% है तो आउटपुट भी 5%, अगर ये 10% है तो ये भी 10%, तो देन वी से देयर इज ए कांस्टेंट टर्न टू स्केल। कॉजेज़ क्या हैं? व्हेन आफ्टर, देखो एक लेवल तक जब प्रोडक्शन पहुंच जाती है तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो होती हैं, क्योंकि जब हम काम बड़े स्केल पे करते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो वो बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट टर्न टू स्केल मिलती हैं। और इसको हम लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट डिग्री का है, यूलर थ्योरम भी कहते हैं, जो हमें बताता है कि लेबर और कैपिटल को अगर हम सेम मात्रा के अंदर इंक्रीज़ करते हैं तो जो आउटपुट है वो भी सेम मात्रा के अंदर ही इंक्रीज होता है। डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल के अंदर क्या होता है कि जब हम फैक्टर इनपुट्स को करते हैं 10% से, बट आउटपुट हमारा जो है 8% से इंक्रीज होता है। जिस मात्रा से हमने इनपुट्स को चेंज किया है उस मात्रा से हमें आउटपुट नहीं मिलता, कम मिलता है, तो देन इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल। तो यहाँ पे क्योंकि इसको इसलिए स्केल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बड़े स्केल का मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लेते हैं परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 3% है, फिर हम 8% चेंजेस, कितने भी मतलब 10% करते हैं तो ये 8% चेंजेस होती हैं। तो इसको हम क्या देते हैं? डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल। मेन कॉज जो है इसका है डिसइकोनॉमीज, बाहरी जो नुकसान होते हैं जब हमारा काम बढ़ जाता है। इंटरनल डिसइकोनॉमीज होती हैं, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल होता है, क्योंकि जो इंडिविजिबल फैक्टर्स होते हैं एक सीमा तक जितना हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, ये इंटरनल डिसइकोनॉमी की वजह से होता है कि वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ होती हैं कि जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल जो है
रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। रिटर्न टू स्केल जो है लॉन्ग रन के अंदर है, जिसके अंदर सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। रिटर्न टू फैक्टर जो होता है शॉर्ट रन होता है, जिसके अंदर फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर होते हैं। वहाँ पे अगर रिटर्न टू फैक्टर के अंदर अगर हमने प्रोडक्शन को चेंज करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो रिटर्न टू स्केल है इसके अंदर सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो वहाँ पे जो रिटर्न टू स्केल है वहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है सेम है। उसी की तरह ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इसके भी रिटन नोट जो है आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि जब हम काम को बड़े स्केल पे करते हैं तो हमें क्या बचतें प्राप्त होती हैं। देखो, जब हम काम को बड़े स्केल पे करते हैं कॉस्ट एडवांटेजेस कि वहाँ पे हमें लागत के फ़ायदे बहुत होते हैं। जब साइज़ बड़ा हो जाता है, आउटपुट को हम बढ़ा देते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम होती जाती है। क्योंकि जब हम अपने काम को बढ़ा देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है फिक्स रहती है। जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते रहते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है पर यूनिट कम होती जाती है। मार्शल ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को दो हिस्सों में बांटा है, इंटरनल इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 10 रुपीज़ है, जब हमने 1 यूनिट बनाया तो 10, 2 बनाया तो 5, 3 बनाया तो 3.3, 4 बनाया तो 2.5। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ता जाता है तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो पर यूनिट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इंटरनल इकोनॉमी जो होती हैं इंडिविजुअल फर्म्स को अवेलेबल होती हैं। ये उस पर्टिकुलर फर्म को ही अवेलेबल होती है जो अपना स्केल इन्हांस करती है। ईच फर्म जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकती है, जो अपने प्रोडक्शन के स्केल को इंक्रीज़ करती है। और यहाँ पे जब इंटरनल इकोनॉमी जो होती है एक रियल इकोनॉमीज़ होती हैं, एक मॉनेटरी या पेक्यूनियरी इकोनॉमीज़ होती हैं। रियल इकोनॉमीज़ होती हैं कि जब हम पहले से कम रिसोर्सेज को यूज़ करें। जैसे मान लो पहले हम 10 किलो लकड़ यूज़ करते थे और 1 यूनिट बनाते थे, अब हम 7 kg यूज़ करते हैं तो 1 यूनिट बनाते हैं। तो ये रियल टर्म्स के अंदर इकोनॉमीज़ है कि पहले से हमने रिसोर्सेज को कम यूज़ किया है। पेक्यूनियरी इकोनॉमीज़ होती हैं कॉस्ट सेविंग, कि जैसे पहले हमने चीज़ें खरीदी थी 10,000 में, हम उन्हीं चीज़ों का हम 9,000 दे रहे हैं। तो ये पेक्यूनियरी इकोनॉमीज़ होती हैं, कॉस्ट सेविंग्स होती हैं जो हमें मॉनेटरी टर्म के अंदर बेनिफिट्स होते हैं। These are those economies in production, those cause reduction in the production cost which can be created within the firm itself when output increases. इंटरनल इकोनॉमीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर फर्म को अवेलेबल होती हैं जिसकी कॉस्ट जो है पहले से कम हो जाती है। इंटरनल इकोनॉमीज़, टेक्निकल इकोनॉमीज़, इन्वेंट्री इकोनॉमीज़, मैनेजरल इकोनॉमीज़, फिनेंशियल इकोनॉमीज़, मार्केटिंग इकोनॉमीज़, रिस्क एंड सर्वाइवल इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ जो है बचते हैं। टेक्नोलॉजी इकोनॉमीज़, देखो जब हम क्योंकि जब हमारा काम बड़े स्केल का होता है तो इट मीन्स कि हम बढ़िया मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया ऑटोमेटिक इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं। टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज़ के अंदर आ जाती है इकोनॉमीज़ ऑफ सुपीरियर टेक्निक, कि जो बड़ी फर्म होती है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। जब हम उसको हम छोटी फर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी ऑटोमेटिक, सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली मशीनों का इस्तेमाल करती है। क्योंकि जब बढ़िया टेक्निक्स यूज़ होती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आउटपुट ज़्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। और उसी तरह सेकेंड जो है डैट इज़ द इकोनॉमीज़ ऑफ द लिंक प्रोसेस। अब देखो, जो बड़ी फर्म है उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो पहले रॉ मटेरियल बाहर से परचेज कर रही थी तो अब वो खुद मैन्युफैक्चर करेगी, उसके खुद के ट्रांसपोर्टेशन हो गए, खुद का बाज़ार में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तो उससे भी उसको काफ़ी बचतें होती हैं, उसकी कॉस्ट कटिंग होती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि देखो जब काम बड़े स्केल पे होता है तो ज़्यादा लोगों को रखा जाता है तो वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक काम को जो है एक ही बंदा नहीं करता, वो काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे वो करता जाएगा उस पार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, तो वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होती है। इकोनॉमीज़ ऑफ द यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट,
अब देखो जो बड़ी फर्म है, कई बार हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो जो बड़ी फर्म होती है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी भी होती है, रिसोर्सेज भी होती है, तो वो बाय प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करके जो है उसको सेल करके रेवेन्यू कमा सकती है। A large firm can avoid all kinds of wastage of material. It can make use of waste material to produce other goods. That is byproduct. जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो बेसिकली जो मोलासिस बाय प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉ पॉट प्लांट लगा के जो है उसको यूज़ कर सकती है। जैसे शुगर केन पल्प को यूज़ करके कुछ मतलब स्ट्रॉज बना सकती है, और मोलासिस को यूज़ करके अल्कोहल बना सकती है। इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, देखो लार्ज फर्म जो होती है, क्योंकि जब उसका काम बढ़िया होता है, बड़े स्केल पे होता है, तो ऑटोमेटिक मशीनें यूज़ करती है, सुपीरियर टेक्निक यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कटिंग होती है और इकोनॉमीज प्राप्त होती हैं। उसी तरह इन्वेंट्री इकोनॉमीज, अब देखो जो बड़ी फर्म है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, तो वो रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखती है, और अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल का स्टॉक ज़्यादा होता है। जो छोटी फर्म होती है, वहाँ पे जो एक ही बंदा होता है जो सारे काम को देखता है, बट बड़ी फर्म के अंदर रिसोर्सेज भी होते हैं, तो वहाँ पे वो एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है, जिनका उनकी कैपेसिटी और क्वालिफिकेशन के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक काम ले सकती है, जिससे क्या होता है कि उसको काफ़ी बेनिफिट होता है। और उसी तरह जो फिनेंशियल इकोनॉमी है, ये जो है कि जब हमारा काम बड़े स्केल पे होता है, जैसे बैंक से लोन लेना है, तो हम बड़ी फर्म है, तो बड़ी फर्म होने के नाते क्या होगा कि बैंक भी चाहेगा कि बड़े कस्टमर के साथ डील किया जाए, तो वो हमें इंटरेस्ट के साथ, हम उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उनसे मतलब करवा सकते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पे हम लोन ले सकते हैं। और उसी तरह जब हमने बल्क के अंदर रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पे भी हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो है, जब हम बड़े स्केल पे होते हैं, तो इस तरह की मॉनेटरी सेविंग्स हमें अवेलेबल होती है। मार्केटिंग इकोनॉमीज, अब देखो जो बड़ी फर्म है, उसको एडवर्टीज़मेंट का भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जब वो एडवर्टीज़मेंट करती हैं, तो वहाँ पे जो लार्ज फर्म कैन स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी ऑन एडवर्टीज़मेंट, पब्लिसिटी, शो रूम्स एक्सेट्रा, और हाई एक्सपर्ट्स को भी यूज़ कर सकती है, वो सोल प्रमोशन को कर सकें, अवेयरनेस लेवल क्रिएट कर सकती है। तो उसी तरह एज़ कम्पेयर टू जो छोटी फर्म है, वो इतना एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकती, तो अगर करती भी है तो वो उसको कॉस्टली पड़ता है। मार्केटिंग इकोनॉमी के अंदर जो बड़ी फर्म है, वो रॉ मटेरियल को लार्ज स्केल पे परचेज कर सकती है, जिस जहाँ पे उसको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि वो ज़्यादा परचेजिंग करती है, तो रेगुलर सप्लाई भी मिलती है, कंसेशनल रेट पे मिल जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी वो इकोनोमाइज़ कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि वो मार्केटिंग जो एफर्ट्स हैं, वो बड़े स्केल पे कर सकती है, एडवर्टीज़मेंट कर सकती है, पब्लिसिटी कर सकती है, तो जिससे क्या होता है कि उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। और उसी तरह जो बड़ी फर्म है, काफ़ी सारी वैरायटी बनाती है, तो जिसकी वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि उसके रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वो ज़्यादा वैरायटी नहीं लाता, तो इस वजह से जो बड़ी फर्म है उसको स्केल इन्हांस करने से ये बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो होती है, बाहरी बचतें जिसको हम कहते हैं, ये एक इंडिविजुअल फर्म को नहीं, सारी फर्म्स को अवेलेबल होती हैं। When we talk about the external economies, they are not related to individual firms' own cost reduction efforts. ये सारी फर्म्स को अवेलेबल होता है, या उस सारी इंडस्ट्री को, या सारी फर्म्स को। जहाँ पे भी क्या होता है कि देखो इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे भी डेवलप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, रोड्स रेलवे बनती हैं, तो सबको उसका बेनिफिट होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब कहीं जगह पे इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो वहाँ पे बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जिसका सबको फ़ायदा होता है। और उसी तरह जो इंडस्ट्री जब लगती है, तो उसकी जो एंसिलरी और जो कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ भी लगती हैं, जो कि उनको कंपोनेंट प्रोवाइड करती हैं, तो जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमी, बाहरी बचतें आर दोज विच आर शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ फर्म और इंडस्ट्री विद द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन एनी इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज। एक्सटर्नल इकोनॉमी, बाहरी बचतें वो बचतें होती हैं जो बहुत सारी फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ को अवेलेबल होती हैं,
जब उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन एनी इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है इंक्रीज करता है। जब हम बाहरी बजटों की बात करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जब फर्म जो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है सेटअप होती हैं, जैसे लुधियाना के अंदर फोकल पॉइंट के अंदर जो है इंडस्ट्री सेटअप है, तो जब नंबर ऑफ फर्म जो है एक ही जगह पे सिचुएटेड होती हैं तो वहाँ पे अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं कोई बेनिफिट की वजह से या अदर बेनिफिट्स की वजह से, जैसे जूट इंडस्ट्री इन बंगाल, टी इंडस्ट्री इन असम, तो लोकलाइजेशन की वजह से भी काफ़ी बेनिफिट होता है कि हम वहाँ का जो लोकल रॉ मटेरियल होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। Economies of information, when the number of firms in industry increases, then it becomes possible for them to have research together. देखो जब बहुत सारी फर्म जो है इंडस्ट्री के अंदर होती हैं तो जब वो रिसर्च करना चाहती हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हैं तो वो इकट्ठे मिलके कर सकती हैं, तो जिसकी वजह से कॉस्ट पर फर्म जो है कम होती है। उसी तरह इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन, वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन। देखो जैसे मतलब क्या होता है कि एवरी फर्म मेक्स एन एफर्ट टू स्पेशलाइज द प्रोडक्शन ऑफ द सेम वैरायटी। हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हर एक फर्म कोशिश करती है कि सेम वैरायटी के अंदर डील करे। क्योंकि जैसे एक शॉप खुलती है तो वैसे सिमिलर वैसी शॉप्स खुल जाती हैं। वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे रॉ मटेरियल मैंने दूसरी फर्म से ले लिया, कंपोनेंट मैंने किसी और फर्म से ले लिया, तो डिफरेंट फर्म्स इन इंडस्ट्री स्पेशलाइज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो हम बनाते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट चाहिए होता है वो दूसरी फर्म उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाती है और हमें मटेरियल प्रोवाइड करती है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से नुकसान क्या होते हैं, तो देखो एक ऑप्टिमम कैपेसिटी तक तो हमें बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हमें नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। इंटरनल डिसइकोनॉमी, जब हमारा काम बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे इनएफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि जब फर्म जो है एक लिमिट के बाद, जैसे मान लो मैंने अपना काम बढ़ा लिया, बठिंडा में भी है, बरनाला में भी है, लुधियाना में भी है, जलंधर में भी है, तो अब जब इतनी जगह पे मेरा काम फैल जाएगा तो उसको मैनेज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसी तरह क्या होता है कि एक सीमा के बाद जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं। जब हमारी ऑटोमेटेड सब कुछ होता है, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं, तो एक सीमा के बाद क्या होता है कि उनकी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हमें काम को बढ़ाते हैं तो हम जो घटिया मटेरियल अगर यूज़ किया है तो उसकी वजह से, क्योंकि कई बार सही मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो जो इन्फीरियर मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाती है। मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज भी आ जाती हैं कि जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा माल मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और जिसके लिए हमें फिर डिस्काउंट वगैरह बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान भी होता है। फिनेंशियल डिसइकोनॉमीज के अंदर क्या होता है कि जैसे हमें कुछ सीमा के बाद जो डेट की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी, जो कि सबको नुकसान होता है, यहाँ पे जो इंटरनल डिसइकोनॉमीज होती हैं वो उसी फर्म को नुकसान होता है जिससे अपना स्केल इन्हांस किया होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज होती हैं ये सारी फर्म जो है उसकी गिवन इंडस्ट्री के अंदर जो ऑपरेट करती हैं सबको ये नुकसान झेलना पड़ता है। तो अगर देखो जैसे इंडस्ट्री एक जगह पे काफ़ी सारी कंसंट्रेशन है तो वहाँ पे हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, पोल्यूशन स्प्रेड हो जाएगी, जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होने लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या है कि फैक्टर की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई चली जाती हैं। तो ये एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। देखो जो इंटरनल इकोनॉमीज़ होती हैं ये उसी पर्टिकुलर फर्म को अवेलेबल होती हैं जो अपना स्केल इन्हांस करती है, ये उसी को अपनी जो उसने सही ढंग से मैनेज किया है उसी को जो है अवेलेबल होती हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमी जो होती हैं दे आर अवेलेबल टू ऑल, तो सारी फर्म जो है उसको जो बाहरी बचतें होती हैं उसको इंजॉय करती हैं।